नमस्कार। पिछला क्लास हमने लाइव लिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में लाइव क्लास में बताया था, लेकिन चूंकि अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उद्देश्य केवल ये था कि जो लोग बहुत पैसा खर्च करके और अच्छे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनका हम कुछ मार्गदर्शन कर सकें, उनके हम कुछ काम आ सकें। इसलिए यूं ही मोबाइल से पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन कल जब वीडियो रिकॉर्ड किया गया तो देखा गया कि वो क्वालिटी नहीं आ पाई है और जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं है। उसकी वजह से कई बार जो बॉडी लैंग्वेज है और जो आवाज़ है उसका तालमेल सही से नहीं हो पाया। इसलिए फ़िलहाल लाइव क्लास लेने का हमने इरादा त्याग दिया है। जब तक ये परीक्षा होने वाली है तब तक हम लाइव क्लास नहीं लेंगे। परीक्षा के बाद हम लाइव क्लास लेंगे, तब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लेंगे। तब तक हम आपको यूं ही पढ़ा करके और वीडियो अपलोड करेंगे और इस आशा के साथ कि आप उससे लाभान्वित होंगे। पिछले लाइव क्लास वाले वीडियो में हमने आपको अनुच्छेद 130 तक पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। आइए हम उसके आगे पढ़ाते हैं अब आपको। उसके बाद आता है अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 131 बताता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में। आरंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जूरिडिक्शन के बारे में। ठीक, आरंभिक क्षेत्राधिकार से आशय क्या है? आरंभिक क्षेत्राधिकार से आशय ये है कि जब हम कहते हैं कि ये मामले सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, ये पूछा भी आता है कौन कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो इसका मतलब ये हम कह रहे होते हैं कि ये वो मामले हैं, ये वो विवाद हैं जिनको सुनने का अधिकार भारत की न्यायिक व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है और कोई न्यायालय उसको सुन नहीं सकता है। ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए ये आर्टिकल रखा गया क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो विवाद हैं वो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं, फिर अधीनस्थ न्यायालय से हाई कोर्ट में जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए मूलाधिकारों वाले मैटर को छोड़ करके। तो इसीलिए आर्टिकल 131 जोड़ा गया कि कुछ ऐसे विवाद होंगे जिनको सुनने का अधिकार भारत में सिर्फ और सुप्रीम कोर्ट को होगा। और वो विवाद कौन कौन से हैं वो आर्टिकल 131 में बताए गए हैं कि अगर विवाद भारत संघ और किसी राज्य के बीच में है, अगर विवाद भारत संघ यानी केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के साथ इधर एक या एक से अधिक राज्य हैं और दूसरा यहाँ भी एक या एक से अधिक राज्य हैं, या कोई विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में है, और विवाद ऐसा है कि जिसमें विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न इन्वॉल्व है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर। ये हमने संवैधानिक भाषा लिख दी है, कोई आपको बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन शब्दों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा बता इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक कंपटीटर मान के नहीं चलता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न पदों पर सिलेक्ट भी होंगे। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग की बात है,
लेकिन मैं इसलिए और बता देता हूँ कि आप सब लोग एक अच्छे नागरिक बने और आपको अपने संविधान के बारे में अधिकतम जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं बता देता हूँ, अगर ये चीज़ आप इतनी चीज़ आप नहीं भी जानेंगे बहुत ज़्यादा, ये 2-3 लाइनें, तो भी आपका काम प्री मेंस इंटरव्यू सब में चल जाएगा। क्योंकि आप सिर्फ इतना अगर जानते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो मामले आते हैं, ऐसे विवाद आते हैं जो विवाद भारत संघ और किसी राज्य के बीच में हो, एक तरफ भारत संघ और कुछ राज्य हों, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हों, और या दो से राज्यों के बीच विवाद हो, तो वो मैटर सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इतना भी जानते हैं तो आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब में काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा ही संवैधानिक चीज़ होती है, हम बता देते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है और जिसमें विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न इन्वॉल्व है जिस पर किसी विधिक प्राधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वो सारे मामले सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। यही हम आपको ये भी बता दें कि आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इतनी ही बातें कही गई हैं, लेकिन हम आपको बता दें यहीं पर कि आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आपके मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी इस तरह आपके मूलाधिकारों को लागू करने की शक्ति दोनों में है। तो कई किताबों में या कई जगह आपको मिलेगा कि ये उच्चतम न्यायालय का समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। समवर्ती का मतलब चूँकि दोनों को सुनने का अधिकार है, इसलिए समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये किताबों में आपको मिलेगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन भी इस रूप में आ जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब संविधान में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है 131 में, तो इतनी ही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताई। अब आता है आर्टिकल 132, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये भी। और आर्टिकल 132 ये कहता है कि उच्च न्यायालयों से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपीली क्षेत्राधिकारिता। ये आर्टिकल 132 कहता है, क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपीली क्षेत्राधिकारिता। हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट भारत का अपीली न्यायालय भी है और ये उच्चतम अपीली न्यायालय है। तो आर्टिकल 132 से कहता है कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय, भारत के राज्य क्षेत्र में बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं, तो किसी भी जो उच्च न्यायालय है, किसी भी उच्च न्यायालय की सिविल, क्रिमिनल यानी दांडिक किताबों में मिलेगा आपको, पर ये ज़्यादा उचित मतलब फैमिलियर शब्द है। क्रिमिनल मतलब दांडिक या अन्य कार्यवाहियों में हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में या अन्य किसी कार्यवाही में द्वारा दिए गए निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील जो है वो उच्चतम न्यायालय में होगी। अगर उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 134 का, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 134 का के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न इन्वॉल्व है। यानी हाई कोर्ट का कोई निर्णय है, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो या अन्य कोई मामला हो, उसमें दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। लेकिन शर्त यही है कि अगर हाई कोर्ट 134 का के अधीन यह प्रमाणित कर देता है, प्रमाण पत्र दे देता है कि संबंधित मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें इन्वॉल्व है। और सामान्यतः कई किताबों में आप देखेंगे तो जब सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता पढ़ाई जाती है तो पढ़ाई जाती है संवैधानिक मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, क्रिमिनल मामलों में अपील, और एक अपीली क्षेत्राधिकारिता है राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले रेफरेंस, या अपीली क्षेत्राधिकारी में राष्ट्रपति रेफरेंस नहीं, सॉरी, जो ये विशेष अपील जो की जाती है आर्टिकल 136 के तहत। जब आप किताबें पढ़ेंगे या अन्य कई जगह देखेंगे तो जब सुप्रीम कोर्ट की अपीली क्षेत्राधिकारिता आपको पढ़ाई जाए किताबों में या किसी अन्य क्लास में पढ़ाई जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट की अपीली क्षेत्राधिकारिता को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। मैं उस तरीके से भी आपको बता दूं कि कब कब सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो लिखा गया है संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी या सिविल मामलों में अपील, क्रिमिनल या आपराधिक या दंडिक मामलों में अपील में, और विशेष अनुमति से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति से अपील। तो अपीली क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की अपीली क्षेत्राधिकारिता को 4 भागों में बांट करके किताबों में अन्य जगह पढ़ाया गया है। तो जो हमने अभी पहला बताया आपको 132, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के द्वारा किसी सिविल, क्रिमिनल या अन्य कार्रवाइयों में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी जब ऐसा होगा 134 का के अधीन। तो इसको कहा जाता है संवैधानिक मामलों में अपील। किताबों में या कई जगह दिया होगा। तो संवैधानिक मामलों में अपील के संबंध में कौन कौन आर्टिकल है? आर्टिकल 132 और आर्टिकल 134 का। 134 का हर जगह इन्वॉल्व है सब में। जो आर्टिकल 133 है वो ये कहता है, आर्टिकल 133 क्या कहता है? वो कहता है कि हाई कोर्ट से सिविल दीवानी मामलों में किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। और वही बात कब होगी? जब हाई कोर्ट 134 का के अधीन ये प्रमाणित कर देता है कि मामले में, यानी दीवानी मामले में, विधि का कोई सारवान प्रश्न, विधि का कोई सारवान प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन, सारवान प्रश्न जो है वो इन्वॉल्व है, अंतर्निहित है, इन्वॉल्व है। और प्रश्न जो है, प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि हाई कोर्ट के द्वारा, भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं, विभिन्न हाई कोर्टों के द्वारा सिविल मामलों में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप अपील कर सकते हैं, अपील हो सकती है, बशर्ते कि हाई कोर्ट 134 का के अधीन ये प्रमाणित कर दे कि मैटर में विधि का कोई सारवान प्रश्न इन्वॉल्व है और इस प्रश्न का विनिश्चय भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो इस तरीके से सिविल मामलों में अपील के लिए कौन से अनुच्छेद हो गए? अनुच्छेद 2 हो गए, 133 और 134 का। ठीक, अब आता है अनुच्छेद 134। और अनुच्छेद 134 कहता है कि दांडिक मामलों में, यानी क्रिमिनल मामलों में
क्रिमिनल मामलों में अपील। देखिए, आपराधिक मामलों में, दांडिक मामलों में, क्रिमिनल मामलों में भी हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील हो सकती है। लेकिन कब अपील हो सकती है, उसके लिए भी कंडीशन पता है। आप जानते हैं कि मान लो किसी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है और लोअर कोर्ट में उसे दोष मुक्त कर दिया गया, लोअर कोर्ट में उसे दोष मुक्त कर दिया गया और एक पक्ष ने हाई कोर्ट में अपील की और उस दोष मुक्त व्यक्ति को, जिसे लोअर कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था, लेकिन दोष मुक्त व्यक्ति को जो है हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया हो, यानी फांसी की सज़ा दे दी हो। कई बार ऐसा, ये तो आप जान ही रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लोअर कोर्ट में दोष मुक्त किया गया है तो वो व्यक्ति तो जाएगा नहीं कि साहब हमें दोष मुक्त क्यों कर दिया गया है, हमें सज़ा दी जाए। तो स्वाभाविक है कि सरकार जाएगी उसके विरुद्ध, या कोई और पक्ष जाएगा जो संतुष्ट ना हो, जिसको लगता हो कि लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। जो पीड़ित पक्ष होगा वो भी जा सकता है। तो मान लो ऐसी स्थिति है, किसी की लोअर कोर्ट ने किसी को दोष मुक्त कर दिया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील की गई और हाई कोर्ट ने दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील हो सकेगी। दूसरी स्थिति अपील की ये है कि कोई मैटर मान लो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट ने उसको सुनने के लिए अपने यहाँ मंगवाया और उसको सुनने के बाद व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, तो उस मैटर पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील हो सकेगी। और तीसरा वही है कि अगर हाई कोर्ट 134 का के अधीन ये प्रमाणित कर देता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने के योग्य है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। इस तरीके से 3 कंडीशन हैं जब दांडिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। और इस तरीके से अगर कहा जाए क्रिमिनल मामलों में अपील के संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो आर्टिकल 134 और आर्टिकल 134 का, और ये सारे अनुच्छेद पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिविल मैटर पर अपील हो सकती है, किस अनुच्छेद के तहत क्रिमिनल मैटर पर अपील हो सकती है, किस अनुच्छेद के तहत फलाने मैटर पर अपील हो सकती है। तो ये सब आपको याद रखना है। 134 जो है वो का सब में कामन है, तो 134 का अगर पूछ भी दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि 134 का में वो परिस्थितियाँ वर्णित हैं कि जिन परिस्थितियों में सिविल, क्रिमिनल, 134 का में नहीं बड़ी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई पूछ दे कि 134 का क्या है, मान लो 134 का ही केवल पूछ दिया जाए, तो आप समझ जाएंगे कि 134 जो है का जो है वो उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रावधान है। यानी अपील के लिए जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का वर्णन है। आप ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है ये प्रमाण पत्र देता है कि अमुक अमुक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, किसी भी विधि के सारवांश प्रश्न के संबंध में देता है, किसी में कुछ लिख के देता है। और इस तरीके से 134 का में जो है हाई कोर्ट के द्वारा दिए जाने वाले उस प्रमाण पत्र का वर्णन है, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर सिविल, क्रिमिनल और या संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। अब आता है मुख्य रूप से इसके बाद अनुच्छेद 136, बहुत महत्वपूर्ण है। 136 है जो है वो विशेष अनुमति से अपील, यानी स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विशेष इजाज़त, विशेष अनुमति से अपील। तो देखिए, आपने देखा कि संविधान ने ये डिफाइन कर दिया है कि कब सिविल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, कब क्रिमिनल मैटर पर अपील कर सकते हैं, कब संवैधानिक मैटर पर अपील कर सकते हैं।
लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह भी कल्पना की है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे मैटर भी ओझ हो जाएं जो इन डिफिनीशन के दायरे में ना आए। जिसे बताया गया है कि अगर ऐसा ऐसा है तो अधिमानी मामलों में अपील हो सकती है, अगर ऐसा ऐसा है तो क्रिमिनल मामलों में अपील हो सकती है, अगर ऐसा ऐसा है तो संवैधानिक मामलों में अपील हो सकती है। लेकिन इसकी भी कल्पना की गई कि हो सकता है कि जो पैरामीटर्स, जो आधार दिए गए हैं अपील के, हो सकता है इनके अलावा किसी अन्य आधार पर अपील की आवश्यकता पड़ जाए, तब क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वो जो है अपने विवेकानुसार हाई कोर्ट के द्वारा पारित किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध विशेष अपील करने का अधिकार भारत के नागरिक को दे दे। तो इसलिए जो आप सुनते रहते होंगे SLP दाखिल की गई है, तो वो सब जो है आर्टिकल 136 के तहत होता है। स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जाती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 138 आता है। अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद नहीं, कम पूछा जाता है। लेकिन इसके बाद अनुच्छेद 139 ही महत्वपूर्ण है, और ये जो है वो है कुछ जो है रिट निकालने की शक्ति जो है ये है अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 भी ये कहा गया है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आपके मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है, और आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की शरण लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 5 रिट निकालने का अधिकार है। 139 में फिर नई बात क्या है? 139 में नई बात केवल इतनी है कि मूलाधिकारों के इतर ये जो रिट निकालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है, ये सिर्फ किस मामले में दिया गया है? मूलाधिकार के मैटर पर दिया गया है कि अगर आपके मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये 5 रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके मूलाधिकारों को लागू करवाएगी, राज्य के विरुद्ध रिट जारी करती है। लेकिन 139 ये कहता है कि मूलाधिकारों के अलावा किसी अन्य विषय पर भी यही 5 रिट निकालने का अधिकार संसद अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दे सकती है। समझ गए आप कि अभी तक आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट को मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले में ये 5 रिट निकालने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अगर संसद चाहे तो मूलाधिकारों को लागू करने के अलावा किसी अन्य मैटर पर भी यही 5 रिट निकालने का अधिकार संसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दे सकती है। ये है आर्टिकल 139 में। और इसके बाद आता है महत्वपूर्ण आर्टिकल 143, 143 बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है 143 143 के पहले 141 भी आपको बता दें। 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी दिमाग में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वो भारत के सभी न्यायालयों के लिए आबद्ध कर होंगे, यानी बाध्यकारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे निर्णय देता रहता है, तो वो सभी के लिए बाध्यकारी होंगे। अब आता है 143, और 143 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। और वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को लगता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है कि जिसकी प्रकृति बहुत व्यापक है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की राय मांग सकते हैं। सीधी सी बात यह है
कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है जो वास्तव में या उत्पन्न होने की संभावना है कि जो वास्तव में व्यापक महत्व का है, लोक महत्व का है, तो फिर राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। और इसलिए परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहा जाता है 143 को। 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। और ध्यान ही रखिएगा कि जब राष्ट्रपति कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिफ़र करते हैं तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको दिमाग में रखनी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य नहीं है और भारत के राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी अभी कि अब तक जब से 28 जनवरी 1950 से जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काम शुरू किया है तब से अब तक 12 मैटर ऐसे हुए हैं, टोटल पूछा जाएगा कभी न कभी कि 12 मैटर ऐसे हुए हैं जिन पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा 143 के तहत। और सबसे पहला जो रेफरल था वो 1951 में राष्ट्रपति ने किया था। देलही लाज के संबंध में कब किया था? 1951 में। और अंतिम जो है वो 2002-3 में था और ये गुजरात असेंबली का चुनाव होना था। तो गुजरात असेंबली के संबंध में राष्ट्रपति ने मैटर रिफ़र किया था सुप्रीम कोर्ट को। और इस तरीके से 12 ऐसे मामले हुए जिनके संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा, राय मांगी। और इन 12 मामलों में 11 बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राय दी। अयोध्या मैटर पर तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस एम एन वेंकटचलैया के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर दिया। तो इस तरीके से आपके सामने जो संविधान में लिखा है उसका उदाहरण भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राय देने के लिए बाध्य नहीं है। कभी कभी हो सकता है पूछें कि जो राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगा जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है? तो आप जान लीजिए बाध्य नहीं है। तो आप ये उदाहरण याद रखिएगा कि 1993 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा राय नहीं दी गई थी। अब थोड़ा सा ख़त्म करने से पहले हम थोड़ा सा आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के रिमूवल के संबंध में एक बार और बता दें, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि एक बार और समझा दिया जाए। तो हमने आपको बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव आता है, सुप्रीम कोर्ट आपको इतना मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कई किताबों में आपको मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग शब्द उचित नहीं है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है। बाकी हर जगह समावेदन या संकल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर आपको पता है कि समानता केवल इतनी है कि वहाँ भी हटाने का अधिकार संसद को, यहाँ भी हटाने का अधिकार संसद को है। अब अगर किसी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो मान लो पहले लोकसभा में लाया गया, ठीक। तो अगर लोकसभा में लाया जाना है तो हमने आपको बताया था कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में ला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर लोकसभा में लाएंगे तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राज्यसभा में लाएंगे तो उस प्रस्ताव पर राज्यसभा कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब यह हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो ये लोकसभा में अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो स्पीकर पर और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो राज्यसभा के सभापति को अधिकार है कि प्रस्ताव को स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। मान लो ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया,
तो जिस सदन में प्रस्ताव स्वीकार किया गया उस सदन के स्पीकर या सभापति के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस या कोई अन्य जज होगा। उसमें मैं ध्यान रखिएगा 3 सदस्यीय कमेटी बनती है। मैं फिर स्पष्ट लिख दूं कि उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस होंगे या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश होगा, कोई अन्य न्यायाधीश होगा। भारत के किसी हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस होगा और एक और पारंगत जो है विधि वेत्ता होगा। उसमें 3 लोगों की कमेटी बनेगी। ये 3 लोगों की कमेटी न्यायाधीश के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत कर देगी। इसके बाद जो है वो सदन में उसके ऊपर लगाए गए आरोप और कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और जज को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर ले। और अगर एक सदन के द्वारा प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास कर दिया गया, विशेष बहुमत से हमने बताया था कि विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन की कुल संख्या के बहुमत यानी कम से कम आधे से अधिक। जैसे सपोज कर लीजिए लोकसभा में है तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है 545 और आधे से अधिक तो मतलब आधे से अधिक का मतलब हो गया कम से कम 273। आधे से अधिक लोग प्रस्ताव के पक्ष में हों और उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो हों वो उसके 2/3 से कम ना हों। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मतदान की बारी आई और मान लेते हैं कि 400 लोग उस समय उपस्थित थे। 400 लोगों ने जो है वो वोट किया। सब सोच कर लीजिए कि उपस्थित थे 400, टोटल मान लीजिए उपस्थित 400 थे और मत उसके पक्ष में मत पड़े कितने 270। कितने पक्ष पड़े 270 पड़े। अभी हमें भी नहीं पता है कि वास्तव में वो पूरा होगा कि नहीं होगा। 270 पड़े तो 400 का 270 पक्ष में पड़े हैं, मतलब 400 लोगों ने मतदान में भाग लिया। 400 लोग उपस्थित थे और 400 लोगों ने मतदान में भाग लिया, लेकिन 270 मत पड़े। तो 400 का 270 अगर हम निकालेंगे और ये देखिए कितना आएगा, लगभग 3 एकम 3 और ये हो गया 4, 3 तिरका 9 और फिर 3 तिरका 9 और ये 6 और 266 हो गए लगभग, मतलब लगभग। तो ये सब 266 लोगों ने सब ये किया। 266 आया 2/3, 266 आया 2/3। तो अब वास्तविकता ये है कि 400 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था, उपस्थित थे और मतदान में हिस्सा लिया था। तो पक्ष में कितने होने चाहिए 400 का 2/3, लगभग कितना आया 266। तो 266 लोगों का मत प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए और यहाँ हमने आपको बताया कितने पक्ष में पड़े 270। तो इसका मतलब 2/3 वाली शर्त पूरी हो गई, 2/3 वाली शर्त पूरी हो गई, लेकिन आधे वाली शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए न्यायाधीश नहीं हटेगा। कम से कम ये दोनों शर्तें पूरी हों तभी हटेगा। और ध्यान ही रखना है कि दूसरे जब मान लो एक सदन में दोनों शर्तों के साथ यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया तो उसी सत्र में दूसरे सदन में भी वो प्रस्ताव पास होना चाहिए, तभी वो जो हैं वो रिमूव होते हैं। और संसद के द्वारा जो ये समावेदन प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को या संकल्प पास करके भेजा जाता है, संकल्प कर लीजिए, समावेदन कर लीजिए, इम्पीचमेंट नहीं कहना है, तो आप जान लीजिए कि आधार 2 ही होते हैं, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इन 2 ही आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने का संकल्प लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है और संसद के द्वारा पारित समावेदन पर राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही उनको हटा दिया जाता है। और भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 2 ही जजों पर अब तक ये प्रस्ताव लाया गया, वी रामास्वामी 1993 में और दीपक मिश्रा के ऊपर। धन्यवाद।